हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग, ये पार्ट 2 कल पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है ऐप पर। मुझे आशा है कि आप सबने लेसन ज़रूर देखा होगा। आज मैं आपको थोड़ा सा कल के लेसन के बारे में एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। कल के लेसन में हमने जाना था कि साहिब जो है वो लेखिका के साथ बात कर रहा होता है और ये बताता है कि मुझे कभी कभी कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। यही वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जो बच्चे हैं जो नंगे पैर रास्ते में घूमते फिरते हैं। मॉर्निंग को सुबह के समय वो चिड़ियाओं की तरह, पक्षियों की तरह सड़कों पर घूमते फिरते हैं और दोपहर के समय वो पक्षियों की तरह ही गायब हो जाते हैं। लेखिका उन नंगे पैर वाले लड़कों से बात कर रही होती है और उस समय वो लड़कों से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है। तो वो खुद एक बच्चा बताता है कि मेरी माँ ने टांड पर से चप्पल नहीं उतारी, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी। दूसरा बोलता है कि माँ चप्पल उतार भी देती तो ये उसको क्या करता, फेंक देता। अब ओडीपी के एक व्यक्ति ने लेखिका को कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैंने आपको लेसन में अच्छी तरह समझा दिया है। कहानी ये थी कि एक समय था जो एक पुजारी का लड़का था जो देवी माँ के रास्ते में जब वो स्कूल जाता था तो वो देवी माँ के मंदिर में प्रार्थना करता था कि हे मातेश्वरी मुझे जूते मिल जाए। और फाइनली लास्ट में उसे क्या होता है कि उसे जूते मिल जाते हैं। और जैसे जूते मिल जाते हैं तो वो देवी माँ को प्रणाम करता है, कहता है कि मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। यानी कि उसे बड़ी मुश्किल से, बड़ी ही मन्नतें मांगने के बाद उसे जूते मिले हैं। वो नहीं चाहता कि मैं इन जूतों को वापस से खो दूं, क्योंकि और आजकल के जो पुजारी हैं उनके जैसे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो जूते पहनते हैं। तो ये कल का जो हमारा पार्ट था इसे मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। और अब इसी लेसन का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to सीमापुरी। नंगे पैर जो कचरा बीनने वाले जो बच्चे हैं उनका जो परिचय, लेखिका ये बात बता रही है कि नंगे पैर जो कचरा बीनने वाले जो लड़के हैं उनका परिचय मुझे सीमापुरी में लेकर के जाता है। अब सीमापुरी एक स्थान है। मैंने आपको ये बताया था कि जो साहब है वो ढाका से आया है। ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका से वो आया हुआ है, क्योंकि उनके जो वहाँ पर खेती बाड़ी, कुछ घर वगैरह थे तो वो सब तूफान आने के कारण सब बहा ले गए, उजड़ हो गए उनके घर मकान। इस वजह से वो लोग कहाँ आकर के बस जाते हैं, सीमापुरी में। और सीमापुरी में वो लोग आकर के रहने लग जाते हैं, वहीं उनका निवास स्थान हो जाता है। वो सरकारी भूमि पर अपना कब्जा कर बैठते हैं। तो लेखिका यही बात बता रही है कि उनका जो परिचय है, इन लोगों का परिचय मुझे दिल्ली में सीमापुरी में लेकर के जाता है। आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। और जो दिल्ली की जो सीमा पर है, ये जो सीमापुरी स्थान है ये कहाँ पर है, ये दिल्ली की सीमा पर स्थित है। दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है जिसे नाम दे दिया गया सीमापुरी, आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो है इस प्रकार से दिल्ली से थोड़ा सा कुछ मील दूर हैं। और दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। अब देखो जो लोग यहाँ रहते हैं, लेखिका ये बता रही है कि सीमापुरी में जो लोग रहते हैं वो अक्सर अवैध रूप से वो क्या कर रखा, उन्होंने सरकारी भूमि पर अपना कब्जा जमा रखा है। वो बांग्लादेश से 1971 में से वहाँ से लौट कर आए हुए लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की सीमापुरी पर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। और साहेब का जो परिवार है वो भी इन्हीं में से एक है। अब लेखिका ये बता रही है कि साहेब का जो परिवार है वो भी बांग्लादेश से आया हुआ उनका परिवार है, वो भी सीमापुरी में आकर के अवैध रूप से कब्जा करके बस जाते हैं। अब सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। और सीमापुरी एक उजाड़ स्थान था एक समय में। लेखिका ये बताती है कि सीमापुरी जो एक उजाड़ स्थान था और अब कैसा है, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स इन मड विद roofs of tin and tarpaulin
Devoid of swage, drainage और रनिंग वाटर lives 10,000 rag pickers। अब लेखिका बताती है कि ये जो सीमापुरी स्थान है यह पहले उजाड़ स्थान था, अब नहीं है। अब इन लोगों ने क्या है अपने अपने छोटे छोटे से टीन के मकान बना लिए हैं जमीन पर कब्जा करने के बाद, और मिट्टी से बने हुए वहाँ पर मकान हैं जिन पर टीन और त्रिपालों की छत है, त्रिपालों की उन पर छत बना रखी है, और गंदे पानी का निकास, जमीन के अंदर ले जाने वाली गंदगी वाले पाइपों की व्यवस्था, पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था से रहित, और 10,000 कचरा बीनने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। सीमापुरी के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग सीमापुरी में कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। और ये लोग 30 ईयर्स यानी कि 30 सालों से भी अधिक यहाँ पर रह रहे हैं। 30 सालों से भी अधिक वर्षों से वो लोग यहाँ पर सीमापुरी में आकर के रह रहे हैं। और क्या है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट आइडेंटिटी के ये लोग यहाँ पर रहते हैं। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड that get their names on voters list and enable them to buy grain। और फिर ये क्या है, बिना परमिट यानी कि बिना आज्ञा पत्र के, केवल इनके पास एक राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड इसलिए कि इनका घर का गुजारा चल जाए, इनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इस वजह से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। that get their names on voter list and enable them to buy grain। इससे इनको राशन कार्ड से क्या मिल जाए, इनको अनाज मिल जाए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। लेकिन क्या है, भोजन जीवन के लिए अधिक आवश्यक होता है पहचान की अपेक्षा। उन्हें पहचान से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्हें कोई लोग पहचाने या जाने, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये चाहते हैं कि उनको राशन कार्ड पर उनके गेहूँ मिल जाए, उनको अनाज मिल जाए, इससे वो अपना सुबह और शाम की वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। इतना उन रेग पिकर्स के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। अगर दिन के अंत में, ये लेखिका बता रही है कि दिन के लास्ट में क्या होता है कि हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, बिना पेट दर्द के वो सो सकते हैं, और क्या है तो यहाँ रहना चाहेंगे बजाय उन खेतों पर जो हमें अनाज नहीं देते थे। यहाँ लेखिका वही बात समझाने की कोशिश कर रही है। बात को अच्छी तरह समझना। मैं एक बार और इस पैराग्राफ को पढ़ाता हूँ। इट एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज। अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड और गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के वो क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। We would rather live here than in the fields that gave us no grain। तो हम यहाँ रहना चाहेंगे बजाय उन ढाका के खेतों से अच्छा यहाँ रहना पसंद करेंगे कि हमें राशन कार्ड से क्या मिल जाता है, गेहूँ या अनाज मिल जाता है। Say a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land or green fields and rivers। ऐसा औरतों का एक समूह का कहना है। लेखिका ये बता रही है कि कुछ औरतों का जो ग्रुप है, उन समूह है, उनका ये कहना है कि फटी पुरानी जो साड़ियाँ पहने, और वो जो ग्रुप है उसमें जो महिलाएं हैं उन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी है। उन औरतों का क्या कहना है, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों वाली ज़मीनें क्यों छोड़ दिया था, लेखिका ये बता रही है कि जब वो लोग वहाँ रहते थे, इतनी हरी भरी नदियाँ हरे भरे खेत जो थे, उन्होंने ऐसे खेतों को क्यों उन्होंने छोड़ दिया है। तो वो बताती है, देखो, wherever they find food they pitch their tent that become
ट्रांसिस्ट होम, जहाँ भी उन्हें भोजन मिल जाता है वे अपना तंबू वहीं पर गाड़ देते हैं और वहीं पर अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। अब महिलाओं का ये बताना है, लेखिका ने जब पूछा कि तुमने इतने हरे भरे खेत, नदियाँ, तालाब सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए, महिलाएं बताती है कि हमें तो जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए हम उसी जगह रहना पसंद करेंगे। तो ये बात वो महिलाएं ग्रुप में बता रही है। किनसे बता रही है? लेखिका से बता रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है? चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और बच्चे इनमें बड़े होते हैं और जिंदा रहने में भागीदार बनते हैं। और देखो बच्चे भी इन तंबू में रहकर ही वो बड़े हो जाते हैं और अपना जीवन गुजारा करते रहते हैं, और वो कचरा बीनने का काम इनको लगा दिया जाता है। बेचारे जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, उनको कह दिया जाता है कि जाओ तुम कचरा बीन करके लाओ और हमारा भी गुजारा करो, तुम भी कुछ ढूंढ करके खा पी लेना। यही इनका मोटो होता है, यही इनका उद्देश्य होता है। बस ये यही चाहते हैं कि इनका बस 2 वक्त की इनको रोटी मिल जाए, और जहाँ इनको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है ये अपना तंबू वहीं गाड़ लेते हैं और वहीं पर ये रहने लग जाते हैं। आशा करता हूँ ये मेरी जो लेसन है, मेरा लेसन आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग, और क्या होता है सीमापुरी में जिंदा रहने के मायने हैं उनका कचरा बीनना। केवल कचरा बीनना ही उनका जिंदा रहने का एकमात्र साधन है या उपाय है। आप समझ चुके होंगे। थ्रू द ईयर्स, वर्षों की अवधि के बाद, इट इज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, वो ललित कला का कलेवर ग्रहण कर चुका है। यानी कि कचरा इस तरीके से ढूंढते हैं कि कुछ न कुछ वो खोज करके लाते ही हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उन लोगों के लिए गोल्ड है, मतलब आप समझ सकते हैं सोना है। कचरा सोना कैसे है? क्योंकि वो कचरे में से कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो उनके लिए सोने का ही वो काम करती है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और वही उनके लिए रोज़ाना की रोटी है। ब्रेड है उनके लिए, रोटी है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सिर पर एक छत है। इवन यद्यपि, यदि इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे भले उनके सिर के ऊपर जो छत है वो टपकने वाली छत ही क्यों ना हो। बट लेकिन फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए यह इससे और कुछ अधिक नहीं होता है। ये रही साहेब की कहानी, और साहेब की कहानी में आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से लेखिका ने साहेब के जीवन चरित्र को एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि साहेब एक कचरा बीनने वाला लड़का है जो सीमापुरी में आकर के बस जाता है, और वो कहता है कि जब आप स्कूल बना दोगे तो मैं स्कूल जरूर आऊँगा। और ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो गरीबी से ग्रसित हैं, इनको इनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है जिनसे इनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 3 पर, और इस लेसन को और अच्छे से समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स हैं तो चैट बॉक्स